व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम। हमने ये जाना है कि जो बैंकर्स एल्गोरिदम है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डेड लॉग को अवॉइड करते हैं। अगर बैंकर्स एल्गोरिदम का हम हेल्प लेंगे तो डेड लॉग होगा ही नहीं। डेड लॉग, लॉग लॉक लॉक, डेड लॉक होगा ही नहीं, राइट। इन एडवांस प्रोसेसेस रेयरली नो हाउ मच रिसोर्सेज दे विल नीड। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस चेंजेस एज टाइम प्रोग्रेसेस, रिसोर्सेज वंस अवेलेबल कैन डिसअपीयर। जो बैंकर्स एल्गोरिदम है उसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब जो प्रोसेस है वो रेयरली जानता है कि कितने रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, उसका ड्रॉबैक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ड्रॉबैक है इसका। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस चेंजेस ए टाइम प्रोग्रेस। अगर टाइम चेंज हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, तो क्या नंबर ऑफ प्रोसेस चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, प्रोसेस तो बढ़ेगा ही, घटेगा बढ़ेगा। रिसोर्सेज वंस अवेलेबल कैन डिसअपीयर। एक रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो रिसोर्सेज डिसअपीयर हो सकता है। मतलब तीनों के तीनों सही है, तो मोर देन वन इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। सब इसके ड्रॉबैक हैं। अगर आपको बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में पता नहीं है तो पहले आप थ्योरी वीडियो देखिए और फिर आपको समझ में आएगा। और थ्योरी वीडियो कहाँ मिलेगा? पेड कोर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां देखिए, राइट। नेक्स्ट, when a process is executed in a critical section then no other process can be executed in their critical section। इसका क्या मतलब है? अब काफी सारे लोगों को क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पता नहीं है, तो पहले हम जानते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या है और फिर जानेंगे इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है, देखो। Critical section is the part of a program where a process accesses shared resources। Critical section प्रोग्राम का एक पार्ट है जहां जो प्रोसेस होता है वो शेयर्ड रिसोर्सेज को, जैसे डेटा, फाइल, मेमोरी, जैसे मानो कोई रिसोर्स है जो शेयर्ड है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी प्रोसेस उसको यूज कर रहा है, ठीक है। इफ मल्टीपल प्रोसेसेस इंटर इन द सेम टाइम डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर्स। अगर मान लो कि एक रिसोर्स है और काफी सारे प्रोसेस एक साथ आ गए, तो जो प्रोसेस आए हैं उनमें से किस प्रोसेस को जो रिसोर्स है वो मिलेगा, राइट। तो एक इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का पार्ट है जहां कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होता है, कोई बड़ा टर्म नहीं है, जहां शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है सर। और यहां क्वेश्चन में बोला है कि नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। मतलब अगर एक बार में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, एक प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो कोई भी दूसरा प्रोसेस वहां अलाउड नहीं है, एक ही प्रोसेस अलाउ है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसा टर्म है जो डेडलॉक करने का कंडीशन भी है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा तो डेडलॉक होगा। मतलब इसमें क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये है कि एक रिसोर्सेज जो है एक प्रोसेस के द्वारा ही यूज होगा। मतलब जो रिसोर्सेज होगा वो नॉन शेयरेबल होगा, उसको शेयर हम नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही हो जाता है। होल्ड एंड वेट क्या बोलता है कि एक जो प्रोसेस है वो रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, बाकी जो प्रोसेस है वो वेट करेंगे, तो होल्ड एंड वेट हो गया। नो प्रीम्पशन मतलब अगर कोई प्रोसेस सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो तब तक होते रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए, उसको हम प्रीम्प्ट नहीं कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती सीपीयू से भगा नहीं सकते हैं। कोई भी प्रोसेस आ जाए जिसकी हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, शॉर्टेस्ट जॉब है, कुछ भी है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ काम नहीं आएगा। नो प्रिम्पशन का मतलब ये है कि इसको आप फोर्सफुली सीपीयू से भगा नहीं सकते हो, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट इसको होना है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्योंकि यही इसका सिर्फ डेफिनेशन ही है, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का डेफिनेशन है, सिंपल लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मेमोरी है। हालांकि मैंने बहुत बार वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताया हुआ है, जो COA था उसमें भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो जो रैम है, जो रैम है मेन मेमोरी, जैसे मान लो कि 990 MB खाली है, ठीक है, और 1 GB का कोई फाइल चाहिए, तो जो वर्चुअल मेमोरी है वो एक्ट करेगा कि जो 990 MB है वो 1 GB है। कुछ
कुछ जो मेमोरी है वो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मेमोरी है, हालांकि एक्चुअल में मेमोरी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि मेमोरी है और बताएगा कि हाँ 1 GB खाली है और फाइल हमारा स्टोर करो, राइट। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? जो फिजिकल मेमोरी नहीं है, जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो फिजिकली स्टोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ मेमोरी है। तो किसका टेक्निक है? क्या ओवरलेज है, क्या पेज वर्चुअल मेमोरी है, क्या सेगमेंटेड वर्चुअल मेमोरी है? तो देखो इस केस में जो इसका आंसर होता है वो तीनों का तीनों है, ओवरले भी है, पेज वर्चुअल मेमोरी है। इसके बारे में देखो, overlays allows program to be executed with the limited main memory by loading required parts in the demand. Limited main memory, अगर कम मेन मेमोरी है फिर भी एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है ओवरलेज। पेजिंग क्या होता है? एक्सटर्नल टेक्निक है, वर्चुअल मेमोरी को फिक्स साइज पेज में बांटता है। सेगमेंटेड वर्चुअल मेमोरी, सेगमेंटेशन डिवाइस प्रोग्राम इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स एंड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। Which set of necessary conditions causes a deadlock in an operating system? तो मैंने आपको बताया था कि जो डेडलॉक होता है वो 4 कारणों से होता है। अगर चारों कारण फुलफिल हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डेडलॉक। कौन कौन होता है? एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसमें रिसोर्स होता है नॉन शेयरेबल होता है। एक होता है नो प्रिम्पशन, मतलब एक एग्जीक्यूट हो रहा है तो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसको किसी भी कीमत पर आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, आप सीपीयू से उसको डी एलोकेट नहीं कर सकते हो। तीसरा होता है होल्ड एंड वेट, एक प्रोसेस अगर रिसोर्स को पकड़ा हुआ है तो बाकी प्रोसेस वेट करेंगे, पहला पकड़ा हुआ है होल्ड किया हो, बाकी सारे वेट करेंगे। और एक होता है सर्कुलर वेट। तो चारों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है और मैंने आपको फिर से बता दिया है, इसको ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आता है, राइट। नेक्स्ट, डर्टी बिट इज यूज टू शो द। डर्टी बिट क्या होता है? डर्टी बिट, डर्टी बिट मतलब गंदा बिट नहीं। देखो डर्टी बिट में क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डर्टी बिट एक फ्लैग है मेमोरी मैनेजमेंट में जो इंडिकेट करता है कि जो पेज मॉडिफाई हुआ है और नीड्स टू बी रिटर्न बैक टू द डिस्क बिफोर रिप्लेसमेंट। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। तो जो डर्टी बिट है एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो ये दिखाता है कि जो हमारे पास पेज था उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे मान लो कि कोई आपने कुछ उसमें 8 बिट डेटा लिखा है, 8 बिट डेटा लिखा है, तो एक्चुअल में 8 बिट डेटा हमें समझ में आना चाहिए, या फिर कोई भी ओपन करे तो 8 बिट डेटा जो आपने लिखा है वो रहना चाहिए, राइट। लेकिन आपने क्या किया है, या फिर किसी कारणवश इसको चेंज कर दिया गया है, आपने 6 बिट बना दिया, मतलब कुछ इसमें परिवर्तन कर दिया। तो हमें तो पता था कि हाँ जो डेटा होना चाहिए वो 8 बिट का होना चाहिए, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि यार जो डेटा है तो 6 बिट का है। इसको बोलते हैं डर्टी बिट। इसको क्या बोलते हैं? डर्टी बिट, कि डेटा को मॉडिफाई कर दिया गया। मतलब पेज दैट इज लोडेड इनटू कैश मेमोरी एंड लेटर मॉडिफाइड। ऐसा पेज जो कैश मेमोरी में लोड हुआ है और बाद में मॉडिफाई कर दिया गया है तो उसको बोलते हैं डर्टी बिट। और इस टर्म को याद कर लेना है। डर्टी बिट क्या होता है? डर्टी बिट होता है कि अगर आप कैश मेमोरी में पेज को लोड कर रहे हो और उसको मॉडिफाई कर दिए हो तो जो पहले एक्चुअल डेटा था वो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डर्टी बिट, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल सिस्टम? कौन फाइल सिस्टम नहीं है? फैट फाइल एलोकेशन टेबल ये होता है, एचएफएस हायरार्किकल फाइल सिस्टम ये होता है, एक्सटी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम ये होता है। तीनों का तीनों होता है, बोला कौन नहीं होता है? तो नॉन ऑफ दिस नहीं होता है, राइट। इन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज एन रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप, the resources are shared by 4 processors A, B, C, D, which have peak demands of 3, 5, 8, 7 respectively. For what value of n will deadlock not occur? अब बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आया। बोला कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, एक ही टाइप के, सेम टाइप के। जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड हो रहे हैं 4 प्रोसेसर के द्वारा, प्रोसेसर A, B, C और D, जिनमें जो उनका पीक डिमांड्स है, मतलब जो उनकी डिमांड है वो है पहले 3, फिर 5, फिर 8 और फिर 7 का। तो बोला n के किस वैल्यू के लिए डेडलॉक कभी नहीं होगा? डेडलॉक कब नहीं होता है? अगर जो रिसोर्सेज हैं वो शेयरेबल हो, उसमें अगर प्रिम्पशन हो
जैसे नो प्रीम्पशन, उसका कंडीशन है कि नो प्रीम्पशन रहेगा तो डेडलॉक होगा। तो कब नहीं होगा? जब प्रीम्पशन होगा। अगर नो प्रीम्पशन है तो डेडलॉक हो रहा है, अगर सिर्फ प्रीम्पशन है तो डेडलॉक नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल है, तो अगर रिसोर्सेज शेयरेबल हो जाएगा तो क्या डेडलॉक होगा? नहीं होगा, राइट। तो डेडलॉक के बारे में मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना। तो इसकी कंडीशन क्या है, चलो देखते हैं। जिसको इसका जो फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे जो पीक डिमांड से आएगा, उसमें वो ग्रेटर देन होना चाहिए सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, जो मैक्सिमम डिमांड है, माइनस नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्लस 1। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। और इसमें आप इसको सबको जोड़ोगे सारे सारे डिमांड्स को, और इसमें जो नंबर आपके पास प्रोसेस है 4 प्रोसेस माइनस करोगे और प्लस 1 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो इस केस में अगर n हमारा 20 है तो डेडलॉक नहीं होगा। इसको आपको समझना है। n शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड माइनस जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं प्लस 1। ये फॉर्मूला है, इसको करना है ध्यान, इसको ध्यान देना है। आप इस क्वेश्चन को एक दो बार बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। आंसर क्या आता है इसका? 20। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको इंटरप्ट का डेफिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, और ये भी बताया था कि दो टाइप्स के इंटरप्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो इसमें बोला कौन सा नहीं है, तो हार्डवेयर तो होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, कौन नहीं होता है? मेमोरी इंटरप्ट। डायरेक्ट इसको ध्यान रखना है। इन इंटरप्ट दैट कैन बी टेम्पररली इग्नोर्ड इज, वैसा इंटरप्ट जिसको टेम्पररली इग्नोर किया जा सकता है, क्या उसको वेक्टर इंटरप्ट बोलते हैं, क्या नॉन मास्केबल, क्या मास्केबल। टेम्पररली इग्नोर्ड, जिसको इग्नोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं मास्केबल। मास्क लगा लो, मास्क लगाओगे तो इग्नोर किए जाओगे, ऐसा समझो। मास्केबल, मास्केबल मतलब जिसमें कुछ सिक्योरिटी लगा दिया गया है, उसको टेम्पररली इग्नोर किया जा सकता है। जो नॉन मास्केबल होता है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सा इंटरप्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो कौन है? नॉन मास्केबल। जो वेक्टर इंटरप्ट है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा जिसको इग्नोर किया कर सकते हैं? टेम्पररली मास्केबल, राइट। तो आप यहां देख सकते हो जो वेक्टर इंटरप्ट है इंटरप्ट के एड्रेस को दिखाता है, नॉट वेदर इट कैन बी इग्नोर्ड। जो मास्केबल इंटरप्ट है कैन बी टेम्पररली डिसेबल और इग्नोर्ड बाय द सीपीयू। इसको ध्यान रखना है। द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है वो किसका पार्ट है? क्या डेटा लाइन का, कंट्रोल लाइन का, एड्रेस लाइन का? ये होता है कंट्रोल लाइन का, और इसको भी कर लेना है याद। जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है कंट्रोल लाइन का। द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज, देखो अब इसको तो इसका आंसर कोई भी कर देगा। जैसे मैं आपको जो टीसीपी में मैंने आपको बताया था 3 वे हैंडशेक, इसमें क्या होता था कि पहले आप रिक्वेस्ट करते हो तो फिर जैसे रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स आया और फिर जैसे एक्नॉलेजमेंट जाता है कि हाँ रिस्पॉन्स आ चुका है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे मैंने, अब एग्जाम्पल समझता हूं, जैसे मैं हूं, एम से मैं और ए से आप। जैसे मैंने आपसे कुछ मांगा, मैंने आपसे कुछ मांगा, या फिर मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको मैसेज किया, सेंड, कोई मैसेज मैंने आपको भेजा तो आपके पास मैसेज पहुंच गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास मैसेज पहुंच गया? आप बोलोगे सर मैं बता दूंगा। हाँ, तो जो आप बताओगे उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। मैंने आपको कुछ, जैसे मान लो कि आपने एग्जाम क्रैक कर दिया और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट सेंड कर रहा हूं, ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ शिपमेंट करी और आपके पास पहुंच गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास पहुंच गया है? आप बोलोगे सर मैं बता दूंगा कि सर आपका गिफ्ट आ चुका है। तो आप जो बताओगे उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो इंटरप्ट के केस में इसको क्या बोलते हैं? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा।
आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को इनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 रुपए में ले सकते हैं। 99 रुपए में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो अभी पढ़ाई जरूरी है। चलिए